नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे बायोलॉजी क्लास 12th लेसन 2 की पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बच्चों, पादप जगत के जनक हैं थियोफ्रेस्टस जी और जॉर्ज बेंथम तथा जोसेफ डाल्टन हुकर ने इसे दो भागों में बांटा है। पहला है क्रिप्टोगोमिया और दूसरा है फेरेनोगोमिया। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, फेरेनोगोमिया में दो भाग हैं, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो होते हैं पौधे, उनमें उनकी विशेषताएं होती हैं कि इसमें जड़, तना, पत्ती और पुष्प विकसित रूप में पाया जाता है। बच्चों, यह मेन पॉइंट है, पुष्प जो है विकसित रूप में पाया जाता है। और जिम्नोस्पर्म में जड़, तना, पत्ती भी पाई जाती हैं, किंतु यही अंतर है, इसमें जो पुष्प होता है यह अविकसित रूप में होता है। तो बच्चों, यहाँ से यदि हमसे पूछा जाता है कि एंजियोस्पर्म की परिभाषा बताइए, जो कि आपकी परीक्षा में 2 या 1 नंबरों में पूछा जा सकता है, तो उसको हम लिखेंगे, एंजियोस्पर्म वर्ग के पौधों में पुष्प पूर्ण रूप से विकसित होते हैं। इन्हें हम आवृत बीजी पादप भी कहते हैं। बच्चों, यह ध्यान में रखना है आपको, कभी कभी एंजियोस्पर्म ना देके आवृत बीजी देता है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम पुष्पों में लैंगिक जनन पढ़ेंगे, तो उसके पहले हमें पुष्प की संरचना के बारे में जानना होगा। पुष्प की संरचना जो है, पुष्प के 4 चक्र होते हैं, जो 2 भागों में बटा होता है। इसके 2 अन्य चक्र भी होते हैं। बच्चों, यह है आपके लिए, देख लीजिए, पुष्प की संरचना बहुत ही आसानी से आपकी परीक्षा में 5 अंक के या 3 अंक में पूछा जा सकता है, तो आपको तैयार जरूर करके जाना है। ये जो वह रंगीन पत्तियां होती हैं बच्चों, इसे हम दलपुंज कहते हैं। और ये पुमंग है, इधर ये स्त्री केसर है, जायांक मादा भाग है, इसे हम पुष्पवृंत और पुष्पासन भी कहते हैं। बच्चों, ये पुष्पवृंत और पुष्पासन जो है, ये इसके अन्य चक्र में आते हैं, आवश्यक चक्र में नहीं है। बच्चों, यदि हम यहाँ पे बात करें कि पुष्प के आवश्यक चक्र, तो पुष्प के 2 आवश्यक चक्र होते हैं, पुमंग और जायांग। बच्चों, हम पुमंग उसे कहते हैं, पुष्प के नर जननांग को ही हम पुमंग कहते हैं। इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। यह 3 भागों में बटा होता है, परागकोश, योजी और पुतंतु। यहाँ पे बच्चों आपको चित्र के माध्यम से दिखाया गया है, जो यदि आपकी परीक्षा में बड़े अंकों में पूछा जाता है तो आपको चित्र बनाना आवश्यक है। बच्चों, यदि आपने चित्र अच्छे तरीके से बनाया है और आपने उसका नामकरण किया है, तो आप परीक्षा में क्या लिखते हैं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चित्र के ऊपर कभी कभी आपको पूरा अंक मिल जाता है। तो परागकोश या पुंकेसर के सबसे ऊपर वाला स्थित भाग होता है, यहाँ परागकणों का निर्माण होता है। परागकोश 2 पालियों में बटा होता है, जिसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं, जिन्हें हम लघु बीजांडधानी कहते हैं। और योज बच्चों, यह मृदुतक कोशिकाओं का बना होता है। परागकोश तथा पुतंत को जोड़ने वाली संरचना ही योजी कहलाती है। अब पुतंत बच्चों, परागकोश जिस तंतु द्वारा पुष्प से जुड़ा होता है उसे पुतंत कहते हैं बच्चों, यानी कि ए वाला भाग पुतंत कहलाएगा। उसके बाद हमारा दूसरा आवश्यक चक्र जो है वो आता है यहाँ पे जायांग। जायांग अर्थात बच्चों, पुष्प के मादा भाग को हम जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। यह भी 3 भागों में विभक्त होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। वर्तिकाग्र बच्चों, यह जायांग का सबसे ऊपरी सिरा होता है, परागण की क्रिया यहीं संपन्न होती है। और वर्तिका जो है, अंडाशय और वर्तिकाग्र को मिलाने वाली तंतु को वर्तिका कहते हैं। बच्चों, ये वाली जो आपको संरचना दिख रही है, यह वर्तिका कहलाएगी, यह वाली। उसके बाद आती है अंडाशय। अंडाशय यह जायांग का निचला भाग होता है। अंडाशय में ही बीजांड उपस्थित होते हैं, जिनमें 8 केंद्रक वाली 7 कोशिकाएं पाई जाती हैं। बच्चों, ये देख लीजिए, ये अंडाशय का भाग है, ये पूरा इधर अंडाशय है। तो आपको चित्र के साथ समझ लेना आवश्यक है, जिससे आपको पूरे अंक मिल सकें। बच्चों, अगला टॉपिक है लघु बीजाणु का निर्माण। मैं आपसे गारंटी लेता हूँ, आपकी परीक्षा में यह 5 अंकों से कम में आ ही नहीं सकता। आएगा तो 5 अंकों में आएगा और आपको ये पूरे अंक दे के जाएगा। बहुत ही आसान भाषा में हमने बताया हुआ है। पुष्प के नवीन परागकोश में बहुत सारी
विभव ज्योत की कोशिकाएं पाई जाती हैं। इनमें कुछ विभिन्न कोशिकाएं भी पाई जाती हैं जिन्हें हाइपोडर्मल या अधोस्तरी कोशिका कहते हैं। यह कोशिका विकसित होकर आर्किस्पोरियल या प्रपशु कोशिका का निर्माण करती हैं। यही प्रपशु कोशिका विभाजन करके दो कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। पहला है प्राथमिक भित्ति कोशिका और दूसरा है प्राथमिक लघु बीजाणु जनक कोशिका। प्राथमिक भित्ति कोशिका से बच्चों यह लगातार विभाजित हो करके कोशिकाओं की एक श्रृंखला बना लेती हैं जो 4 स्तरों में विभक्त होता है। पहला है बाह्य त्वचा, अंतरस्थीयम, इंडोस्थीसियम स्तर और मध्य स्तर, और चौथा है टेपिटम। बच्चों इनका बहुत ही विकसित रूप में आपसे नहीं पूछा जाएगा, यदि पूछा जाएगा तो आप लिख दीजिएगा। वह त्वचा सबसे ऊपरी स्तर होती है, अंतःस्थीसियम है, यह दूसरी बाहरी स्तर होती है, और मध्यम स्तर यह तीनों परतों को बना स्तर होता है जो इन मध्य स्तर में एक सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं, और चौथा है टेपिटम। यह बच्चों 1 नंबर में भी करके कभी कभी पूछा जाता है तो इसे इग्नोर ना करें। यह सबसे अंदर का स्तर होता है। इनकी कोशिकाएं प्रायः बहुकेंद्रिकी होती हैं तथा यह सघन कोश द्रव्य वाली होती हैं। इनका मुख्य कार्य होता है विकसित हो रहे परागकणों को पोषक प्रदान करना। यह टेपिटम कभी कभी पूछा जाता है 1 या 2 नंबरों में, तो इसे याद जरूर कर लीजिएगा। और बच्चों जो दूसरी कोशिका होती है प्राथमिक लघु बीजाणु जनक कोशिका, यह प्रत्येक प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका अधिनियमित विभाजन करके परागपुट के भीतर परागकण या लघु बीजाणु मात्र कोशिका के समूह का निर्माण करती है, और प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका 4 लघु बीजाणुओं यानी परागकणों का निर्माण करती है। अब एक आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि लघु बीजाणु चतुष्क क्या है। इसका 2 नंबर में आपको दे देगा, तो याद कहीं आपको बताया नहीं जाएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। लघु बीजाणु चतुष्क, जब लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं और चारों लघु बीजाणु कैलेस नामक परत का निर्माण करते हैं, तो इस संरचना को लघु बीजाणु चतुष्क कहते हैं। बच्चों 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और तैयार करके ही अपनी परीक्षा में बैठें। बच्चों अगली हेडिंग है परागकण या लघु बीजाणु की संरचना। बच्चों यह जो चित्र आप देख रहे हैं यह परागकण की चित्र है, संरचना है। इसी प्रकार से आपकी परीक्षा में 2 नंबर में, 3 नंबर में, 5 अंकों में पूछे जा सकते हैं, तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी ना करें और तैयार कर ही अपनी परीक्षा में जाएं, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा, कुछ ही समय बचे हैं, तो उसका उपयोग कीजिए। परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती हैं जिसका व्यास 0.025 मिलीमीटर से 0.115 मिलीमीटर होती है। यह अति सूक्ष्म अगुणित संरचना होती है। यह 2 स्तरों में विभक्त होती है और बाहरी स्तर को वाह्यचोल कहते हैं जो स्पोरुलिन का बना होता है, जिसके कारण इसका जैविक अपघटन नहीं होता। आंतरिक स्तर को अंतःचोल कहते हैं जो पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है। बच्चों यह आंतरिक स्तर पेक्टोसेल्यूलोज का बना होता है, यह भी इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी आपसे बहुविकल्पीय में पूछ लेता है कि परागकोण का आंतरिक स्तर किस चोल से बना होता है, किस स्तर से बना होता है, तो वह पेक्टोसेल्यूलोज होता है, याद रखिए। बच्चों आगे आता है स्त्री केसर की संरचना। स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग होता है, हम सभी को पता है। यह 3 भागों में विभक्त होता है, वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय। बच्चों अंडाशय में ही बीजांड उपस्थित होते हैं और बीजांड से ही बीज का तथा अंडाशय से फल का निर्माण होता है। आपको यह बातें याद रखनी है। और बीजांड के प्रकार, बीजांड स्थिति और के आधार पर 6 प्रकार के होते हैं। पहला है बच्चों आर्थोटोपस, दूसरा है चित्र बच्चों आपको ज़रूर देख लेना है, आर्थोटोपस है, और एनाट्रोपस है, चित्र आपको आपके दिमाग में बैठा लेना है। तीसरा है हेमी एनाट्रोपस, चौथा है कैम्पलाइलोट्रोपस, और 5वां है आपका एम्फीट्रोपस, 6ठा है सिरनोट्रोपस। बच्चों इसे यह पूछा नहीं जाएगा, कभी कभी
आपको एक का चित्र बनाने को दे देता है या फिर बहुविकल्पी दे देगा कौन सा बीजांड है। तो आपकी जानकारी के लिए हम बता दे रहे हैं बच्चों। यहाँ पर यह चित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा में सिर्फ यही चित्र 5 अंक का पूछा गया है। कई बार पूछा गया, लगातार पूछा गया, इस बार भी इसके आने के चांसेज अधिक हैं। तो आप बीजांड की संरचना देख लीजिए। बीजांड की संरचना बच्चों, यहाँ पे चित्र बनाने में बहादुरी नहीं है। चित्र आप थोड़ा सा गलत बना सकते हैं, कुछ कमियां हो सकती हैं। आप नामकरण यदि सही करते हैं तो आपका पूरे अंक मिलेंगे। उसके बाद आता है बच्चों स्त्री केसर की संरचना। स्त्री केसर की संरचना हम अभी देख ही चुके हैं। यहाँ पर वर्तिका, अग्रवर्तिका, बीजांड और अंडाशय होता है, तो इससे कोई विशेष बात नहीं है। आगे चलते हैं बच्चों। आगे है गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत गुरु बीजाणु के निर्माण होने की प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। नवीन अंडाशय में बहुत सारी मृदूतक कोशिकाएं पाई जाती हैं। उनमें से कुछ कोशिकाएं विकसित होकर अधोस्त्री कोशिका का निर्माण करती हैं। अधोस्त्री कोशिका ही बड़ी होकर प्राप्रसूप कोशिका का निर्माण करती हैं, जो आर्किस्पोरियल कोशिका समसूत्री विभाजन करके 2 कोशिकाओं का निर्माण करती है, प्राथमिक भित्ति कोशिका और गुरु बीजाणु जनन मात्र कोशिका। तो प्राथमिक भित्ति कोशिका उनका संरक्षण करती हैं और गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से उनका जनन होता है। बच्चों ये देख लीजिए आप किस प्रकार से ये पहला नर युग्मक अंड कोशिका से क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करता हुआ देख लीजिए आप अंडाशय का ये चित्र बना हुआ है, पूरा साइकिल है। बच्चों यहाँ पे अगली हेडिंग है परागण। परागकोश से परागकणों का निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचना ही परागण कहलाता है। परागण 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण जब किसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं या उसी पुष्प के किसी अन्य वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इस प्रक्रिया को स्वपरागण कहते हैं। और परपरागण जब किसी एक पुष्प के परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो इस प्रक्रिया को परपरागण कहते हैं। अगली हेडिंग है निषेचन। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। यह प्रक्रिया परागण के तुरंत बाद होती है। बच्चों अगली हेडिंग है भ्रूणपोष। यह आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। हर वर्ष आपकी परीक्षा में 2 अंकों में या 3 अंकों में आवश्यक ही पूछा जाता है, इसलिए इसे इग्नोर ना करें, याद करके जाइए। मात्र 2 लाइन याद करेंगे आप और आपको पूरे 3 अंक मिलेंगे, तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं हम कर सकते हैं। भ्रूणपोष भ्रूण के विकास व बीज अंकुरण के समय उपयोग में आता है। यह एक प्रकार का पोषक ऊतक होता है जो विकसित हो रहे बीज या भ्रूण को पोषक तत्व से तैयार करता है, उन्हें ताकत देता है। तो बस इतना ही आपको इसमें लिखना है। और अगला है असंग जनन। पौधों में जब लैंगिक जनन युग्मक संलयन की अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण होता है तो इस प्रक्रिया को असंग जनन कहते हैं। और बच्चों एक है बहुभ्रूणता। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण विकसित हो जाते हैं तो इस प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। और अगला है आपके लिए देखेंगे बच्चों सत्यफल। जब फल का निर्माण अंडाशय से हो तो उस प्रक्रिया से प्राप्त फल को सत्यफल कहते हैं। और आभासी फल जब फल का निर्माण अंडाशय से ना होकर पुष्प के अन्य किसी भाग से हो तो इस प्रक्रिया से प्राप्त फल को हम आभासी फल कहते हैं। जैसे बच्चों आपका हुआ सेब। सेब एक आभासी फल है। और स्ट्रॉबेरी, तो यह सभी आभासी फल के उदाहरण है। आपसे कभी कभी बहुविकल्पी में इसे पूछ लेगा कि स्ट्रॉबेरी क्या है, सेब क्या है, सत्य फल है या आभासी फल है, तो आपको आभासी फल पे टिक करना है। बच्चों इस प्रकार से चल रही सीरीज में हम कल अगली चैप्टर मानव जनन से सवाल या आपको 1 शॉर्ट वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर आने वाले हैं। यदि आप चाहते हैं कि हम आपको इसी प्रकार पढ़ाएं तो आप चैनल को एक बार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम और किस सब्जेक्ट में किस क्लास की वीडियोज़ को लेकर आएँ जिससे आपकी तैयारी में 4 चाँद लग सकें। बच्चों धन्यवाद।